व्यूअर्स, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, समीर चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी साहब रोज की तरह आपके साथ बने हुए प्रोग्राम में। हमने आज 49 सीटों का रिपोर्ट कार्ड तो आपको दे दिया जहां पर चुनाव हो रहा है। अब जरा मैं आपको मोदी जी की और योगी जी की बात सुनाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्शन के अंदर मुसलमानों का नाम लेकर के अपनी बात कही है, कई बार उन्होंने कही है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा कि ये विपक्ष वाले तुष्टीकरण पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण पर चलता हूं। इन्होंने 14 से लेकर आज तक केवल और केवल मुस्लिम अपीजमेंट किया, मैं उसके खिलाफ हूं। मुसलमानों के खिलाफ ना था, ना हूं, ना आगे होऊंगा। कोई सिटीजन, कोई नागरिक, कोई विशेष नागरिक नहीं हो सकता, सब नागरिक बराबर हैं। लेकिन आप किसी को अगर एक वर्ग को, मुसलमानों को अगर आप कोई स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं तो वो मैं नहीं होने दूंगा। फिर योगी जी क्या बोले? योगी जी रैली में बोले, अब रैली वाला तेवर अलग होता है, इंटरव्यू वाला तेवर अलग होता है। उन्होंने रैली में कहा, देखिए अब यूपी में दंगा नहीं होता, यूपी के अंदर अब सड़क पर नमाज बंद हो गई है, यूपी के अंदर अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी उतर गए हैं, मतलब अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होती है। तो मोदी जी और योगी जी आज जो बोले मुसलमानों को लेकर के, दोनों बातें आप सुनिए। फिर एक सवाल, आखिर इस चुनाव में इतना मोदी जी भी और उनकी टीम भी मुसलमानों को इतने संदेश क्यों दे रही? जिस दिन उनका मैनिफेस्टो आया था उसी दिन मैंने कहा था कि इस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। जब ये कहे मैनिफेस्टो में कि अब ठेके जो दिए जाएंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। अब आप उसमें भी आरक्षण कर देंगे तो मेरे देश के विकास की कहां जाकर के रुकेंगे भाई? उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का जो कोटा था उसमें डाका डाल करके उन्होंने कर दिया डाइवर्ट। मतलब वोट बैंक और वोट जिहाद को संतुष्ट करने के लिए अब दिल्ली में चुनाव में वोट पाने के लिए 2014 में इलेक्शन घोषित होने के बाद 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दी। ये सारी चीजें बताती है, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं रही, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूं। उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मेरा सबका साथ सबका विकास का पॉलिटिक्स है। हम लोग सर्वपंथ संभाव में विश्वास करते हैं। हम बेसिकली सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम किसी को स्पेशल सिटीजन मानने को तैयार नहीं है, सब सिटीजन को समान मानने को तैयार है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए, अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। तो ये शांति और सौहार्द की भूमि आज उत्तर प्रदेश बनी है, और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए हैं। मोदी जी, योगी जी को आपने सुना, तेवर अलग है, स्टाइल अलग है, बात एक ही कर रहे हैं कि सब बराबर कर दिया हमने, सब लोग बराबर हैं हमारी नज़र में, कोई स्पेशल सिटीजन जो हमारी नज़र में नहीं होता। प्रोफेसर साहब, लेकिन क्यों इस इलेक्शन में इतना मुसलमान, क्या ज़रूरत? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाला ही नारा लेकर के आया था। और आपको याद होगा कि पिछले राम मंदिर के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा कि उकसावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संघ ने कहा कि हमको मथुरा और काशी जो है वो हमारे एजेंडे पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा यह सौहार्द की तरफ ही रास्ता था। लेकिन जब आप इस देश में इतना कुछ करने के बावजूद भी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मतदान नहीं मुसलमानों ने किया। मुसलमान किसके साथ खड़े हुए? कांग्रेस के साथ खड़े हुए, वामपंथी दलों के साथ खड़े हुए। तो आज भी मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज़्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक कलेजा भी निकाल करके दे देंगे तो मुसलमान इनके साथ नहीं आकर के खड़े होने वाले हैं। खड़े होंगे, लेकिन मुसलमान आने वाले दिनों में खड़े होंगे, आज के दिन में वो नहीं खड़े। जब उनके पास लगेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और कोई अब हमारे पास
विकल्प नहीं रहेगा तब ये धीरे धीरे इसकी तरफ आएंगे। ये देखना है, ये वक्त लगेगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, पॉलिटिकल इस्लाम एक स्वभाव है और वो उनकी थियोलॉजी से आता है। जैसे ही आप राम मंदिर की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, जैसे ही काशी मथुरा की बात करते हैं, जैसे ही आर्टिकल 30 की बात करते हैं, अरे भारत के नागरिकों के टैक्स पेयर्स के पैसे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ा है, जामिया खड़ा है, और वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है। क्यों? सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जब इन सब बातों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बराबरी का बात है, तो मुसलमान इसे अपने खिलाफ समझता है। अब मैं कह रहा हूं, ये सुन लीजिए मेरी बात, मुसलमान अब कम से कम आज की राजनीति में देश में हार जीत तो तय नहीं कर रहा ना बीजेपी की। नहीं, कभी नहीं खड़ा था बीजेपी के साथ, आप कह रहे हैं आज भी नहीं खड़ा। सुन लीजिए मेरी बात, फिर उसको सेंटर में क्यों लेके आ रहा है? मैं बता रहा हूं, भारत का मुसलमान, अब फिर मैं बहुत ही गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत के मुसलमान नरेंद्र मोदी की नीतियों से जितनी जनसंख्या है उससे कम से कम दुगना या तिगना प्रतिशत में उसको लाभ मिला है। इसके बावजूद भी वो वोट कब जाता है? सर मैं कह रहा हूं, मुद्दा क्यों है ये? चुनाव का मुद्दा क्यों है? ये होना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद इस देश की जनता को पता होना चाहिए। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान को, अरे जब आप अपने टेलीविजन पर दिखाने लगते हैं तो आप क्या दिखाते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना मुसलमान है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना भूमियार है, इतना ब्राह्मण है, इतना राजपूत है, इतना ये है। आप दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? मैं सारे टेलीविजन चैनल से कहता हूं, ये जरा बंद करके दिखा दो ना, बंद कर दो। आप पार्टियों से क्यों नहीं कहते जात देख के टिकट देते? ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र मैं इसे मानता हूं। एक तरफ तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी आप चुनते हैं उसी आधार पे, जरा किशनगंज से किसी माई की लाल है कांग्रेस पार्टी को बोले ना, जरा सा वहां किसी एक हिंदू को खड़ा करके दिखा दे, और वहां से कोई हिंदू जीत करके दिखा दे। नहीं जीतेगा, क्योंकि किशनगंज जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आज बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो है, कितनी सीटें हैं सर देश में ऐसी? क्यों 12 पिटा क्यों? देश में कितनी सीटें हैं जहां मुसलमान डिसाइड करता है? मुझे बता दीजिए। 100 ऐसे लोकसभा सीटें आज के दिन में हो गई हैं, 100। मैं फिर आपको गंभीरता से कह रहा हूं, ये 1947 के समय नहीं था जहां पर मुस्लिम मतदाता 20% से ज्यादा है, 20%, और 20% का आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा, इसलिए बोलना पड़ता है बीजेपी को। देखिए ऐसा अगर हम इतिहास तय कर रहा है कुछ कई सीटें नहीं, देखिए अगर हम इतिहास में जाएं तो ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ थी या फिर जो है मुसलमानों ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया। आरिफ बेग जो है जनसंघ के लिए काम करते थे, सिकंदर बख्त बहुत बड़े नेता हुए, उंगलियों पे गिन लीजिए बस, है ना, थे, ऐसा नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी है, बाकी हैं बहुत सारे, वो भी इम्पोर्टेड नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन ये बात भी सही है कि ना तो बीजेपी ने कभी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया है अच्छी तरीके से, ना ही मुसलमानों ने बीजेपी का साथ। सर मेरा सवाल सिंपल इतना केवल ये है, क्यों बीजेपी के कैंपेन में मुसलमान इतना इस्तेमाल किया जा रहा है? एक चीज बताइए सौरभ जी, बस एक लाइन, 1 मिनट में को करने दीजिए, एक बार कंप्लीट कर ले सर आप। देखिए क्यों नहीं करेगी कोई पार्टी? जिस पार्टी को ये पता है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, वो कुछ भी करें उनको वोट नहीं मिलेगा, जब ये किसी पार्टी को पता है तो वो बाकायदा जो हिंदू लोग हैं जिनके लिए वो पार्टी जो है अपने आप को नज़दीक मानती है, सारी पॉलिसीज उनकी जो है हिंदू जनसंख्या को लेकर रही है, तो ऐसे में वो पार्टी हिंदुओं की बात करेगी, वो मुसलमानों की बात शॉर्ट में बोलेगा सर, फिर मैं बाकी मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन भारत के अंदर मुस्लिम असर्टिवनेस जो है इसके दिशा में हमेशा बोला है। वो जनसंघ के समय से बोलता रहा है। ठीक है, ठीक। अब उसको यदि आप चाहे, भारत का मुसलमान जो है उसके दिमाग में एक जहर कांग्रेसियों ने भरा है और वो उस जहर से पीड़ित है। दिक्कत क्या है कि वो मुस्लिम समाज जो है पॉलिटिकल इस्लाम की थियोलॉजी से आज भी गाइडेड होता है। आज यूपी के इलेक्शन में के साथ आज भी वो खड़ा यूपी के इलेक्शन में योगी जी बोले कि आप मस्जिदों से हमने लाउड स्पीकर उतार दिए, सड़क पर नमाज नहीं होती। लोकसभा का इलेक्शन है। देखिए बहुत साफ सी बात है, जब योगी जी कह रहे हैं कि हमने मस्जिदों से उतार दिया तो मंदिरों पर भी अब उस तरह से लाउड स्पीकर नहीं होता, लेकिन मस्जिदों के लाउड स्पीकर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उस इलाके में नमाज के बहाने जो दूसरी गतिविधियां चलती थी। और देखिए ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, शुक्रवार को जुमे के दिन क्यों मस्जिदों से नमाज के बाद पत्थरबाजी हो जाया करती थी, ये सवाल पूछना चाहिए। और जो योगी जी कह रहे हैं या जो मोदी जी कह रहे हैं उसमें एक चीज़ मैं जोड़ूँ,
10 साल के शासन के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात की। लेकिन वो एक बात कहते हैं, उनको पता है कि चुनाव नहीं जीतेंगे तो यही लोग मेरा मजाक बना देंगे, मेरी जो सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी है वो भी कम्युनल हो जाएगी। और कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करते हुए भी मैनिफेस्टो में लड़ाई करके भी 14 के इलेक्शन में इतना बोला था बीजेपी ने। 14 का इलेक्शन 19 में प्रधानमंत्री ने इतना बोला था, 19 में बोला, 14 में उतना नहीं बोला, लेकिन 19 में बोला क्योंकि 14 में बहुत सी दूसरी चीजें थी और उस जिसको कहेंगे उस वेव में जीते। भ्रष्टाचार उस वक्त बहुत बड़ा था और आज भी अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार और मुस्लिम अपीजमेंट यही प्रधानमंत्री की सेंट्रल थी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड पर बोला, वक्फ बोर्ड के को दिल्ली की संपत्तियां दे दी, वक्फ बोर्ड पर करें, मतलब सरकार को करना चाहिए कुछ ना। मैं मानता हूं मुझे लग रहा है वक्फ बोर्ड पे भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने बहुत काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के जो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय थे, उन्होंने सारे वक्फ बोर्ड को लिखा था और मुझे लगता है कम से कम 2000 ऐसे स्थान आइडेंटिफाइड किए गए थे जिस पर कब्जा हो गया था जमीनों पर। वहां पे शॉपिंग मॉल बन गए, कुछ कॉम्प्लेक्स बन गए, प्लॉट बना के मुस्लिम लोगों जिनको वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं थी, वहां के जो मुस्लिम रहनुमा थे उन लोगों ने प्लॉट बना के बेचा, जमीन अंदर कर ली, पैसा अंदर कर लिया। वो लंबे समय तक चलता रहा क्योंकि पार्टी का कहना है कि जमीन पे मॉल बन गए, सिनेमा हॉल बन गए, घर बन गए, वो तोड़ा नहीं जा सकता। करेगी बीजेपी वक्फ बोर्ड पे कुछ? जमीन को बची हुई है उसको जरूर अब विजुअलाइजेशन हो रहा है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अल्पसंख्यक मंत्रालय इकट्ठा कर रहा है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात पे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ भी था, वो भी मुसलमानों का विरोधी नहीं था। 1977 में जब भोपाल का जो चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव का, उस समय भोपाल से आरिफ बेग को टिकट दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के कारण, वहां से वो सांसद बने। उसके लिए संघ तैयार नहीं था, उसके लिए राजमाता सिंधिया तैयार नहीं थी, लेकिन अटल बिहारी ने कहा कि नहीं, आरिफ बेग को टिकट दीजिए भोपाल से। उनको टिकट दिया, सांसद बनवाया। सिकंदर बख्त को अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यसभा भेजा, अपनी कैबिनेट में लिया, बाद में उन्हें गवर्नर बनवाया। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि मुसलमानों के साथ दिया। अच्छा, चलिए, इन चुनावों में मैं एक बात बोलूंगा, इन चुनावों में बाकायदा कैंपेन चला, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। उसके बाद 50 लाख मुसलमानों तक बीजेपी पहुंची, उसमें से 14 लाख मुसलमानों को उन्होंने मित्र बनाया। उसके बाद प्रचार ये कि आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को बांट देंगे। बात सुनिए ना, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। अगर मुसलमान रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसी पार्टी को तो वो पार्टी क्या करेगी बताइए? आप कोई चीज कर रहे हैं, आपको दूसरा आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं करता, सालों साल नहीं किया। लेकिन इसमें भी एक यह तय है कि देखिए, इसमें आप समझिए इस बात को, भाई आप लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दें। अरे भाई, मुसलमान तय करके एक तरफ जाएगा, उसके साथ हिंदू टूट के 4 जातियां चली जाएगी, वो जीत जाएगा। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मशाला में थोड़ी ना खड़े। नरेंद्र मोदी को पता है कि ये जो 1-1.5 महीने 2 महीने की कैंपेन है, इसमें हम चूके तो हमारी सारी राजनीति खत्म। उनको पता है कि आज जो ये हम कर पा रहे हैं, आज जो देश में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा खड़ा होकर कहता है। और आप सोचिए ना, अभी कल ही तो एजाज अहमद शेख को परसों रात को गोली मार दी गई। वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच थे और वो आदमी कह रहा था कि हर जो यहां गांव है उसमें 2.5 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए मिल रहे हैं, एक-एक गांव में कश्मीर के। वो कह रहा है उसमें तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं मिलता। लेकिन अगर मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है, मुसलमान को संभल में शफीकुर रहमान बर्क और उनका परिवार दिखता है और कहीं ऐसे ही दिखता है, तो फिर क्या होगा? मुस्लिम यादव समीकरण होके आजमगढ़ अजय हो जाएगा, रामपुर अजय हो जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद करें कि नहीं। सर, हमें और आपने बताइए, अनगिनत बार ये चर्चा नहीं की है कि मुसलमान वोट बढ़ता है, बसपा खड़ा कर देगी मुसलमान, बीजेपी को नहीं मिलता, मुसलमान कांग्रेस खड़ा कर बीजेपी नहीं मिलता। लेकिन उससे उम्मीद क्यों कर रहे हैं? उससे आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि वो मुसलमान की बात करेगा? सौरभ जी, किसी मंदिर से ये आवाज नहीं उठती है। और मैं तो कहता हूं, कायदे से हिंदू संतों को जो बार बार ये जो नारे लगा रहे हैं, वो ये संभव इसलिए हो पाया है आज अयोध्या में और काशी विश्वनाथ में कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और योगी जैसा उनको मुख्यमंत्री मिला है। 10 साल पहले वो देख लें, ये हिंदू संत बैठे हुए होंगे आश्रमों में, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। क्या कारण है कि उनका मौलाना जो है मस्जिदों के तकरीर में कहता है किसको हराना है किसको नहीं हराना है। भारत का साधु समाज और हिंदू समाज क्यों नहीं आगे करके आकर के बोलता है? नरेंद्र मोदी किस लिए हैं? सिर्फ इसलिए हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, ये बात बहुत गंभीरता से ये ध्यान है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए भी है। मैं तो कहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हिंदू समाज को ऐसा प्रधानमंत्री डिजर्व ही नहीं करता था। एक व्यक्ति जो 370 को भारत की मुख्य धारा से ला करके खड़ा कर दिया, जो हमने में से कोई यहां पर आदमी नहीं सोचा था कि अपने जीवित रहते हुए 370 खत्म होते हुए देखेंगे।
हम में से किसी ने नहीं सोचा था, मैं एक भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला है जिसने कहा होगा कि राम मंदिर यहां खड़ा हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था, राम मंदिर ला करके खड़ा कर दिया। काशी विश्वनाथ का उद्धार, आपके घरों तक जल, आपके लिए सुरक्षा, आपके लिए बिजली, आपके लिए पानी, आपके लिए चिकित्सा, इसके बावजूद भी यदि तुम खटाखट की तरफ बढ़ते हो तो इससे ज्यादा और कुछ दुर्दशा के दिन हो नहीं सकते हैं। चलिए सर, अभी तो तय लोगों को ही करना है।